जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश ईज़ी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज ये जो पोएम है ब्रेक ब्रेक, हम इसकी एक्सरसाइज़ देखते हैं ज़रा। इसकी रीडिंग हमने कर ली थी, प्री रीडिंग क्वेश्चन, व्हाइल रीडिंग क्वेश्चन, ये सारे भी करते हैं। तो ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है? ही वाज़ एन एंथुसियास्टिक रीडर, कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ता था। डेथ और उसने दोस्त के बारे, ये मैंने आपको पहली वीडियो में सारा कुछ उसके बारे में बता दिया है कि कैसे-कैसे ये पोएम लिखी गई है। अब ये ज़रा देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है? फिगर ऑफ स्पीच। Lines 1 and 2, speaker uses apostrophe when he addresses the C directly as though it were capable of responding to him. He also uses repetition within. अच्छा, apostrophe के बारे में एक चीज याद रखें। apostrophe होती है किसी भी चीज को मुखातिब करने के लिए, कि जो आपको जवाब देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वो समंदर से मुखातिब है। जब समंदर की लहरों को कहता है कि तोड़ो तोड़ो, तुम इन चट्टानों को तोड़ो, इन पत्थरों को तोड़ो। ठीक है, विद इन द फर्स्ट लाइन, रिपीटिंग द सेम वर्ड थ्री टाइम द एजोनेंस इन द सेकेंड लाइन। अब एजोनेंस किसको कहते हैं? जब वावल की साउंड रिपीट हो रही हो। वावल की साउंड जब रिपीट हो रही हो, तो कौन कौन सी साउंड रिपीट हो रही है? देखें, कोल्ड में ओ आ गया, स्टोन्स में भी ओ आ गया। वावल साउंड दरमियान में क्या हो रही है? जब रिपीट हो रही है तो इसे क्या कहते हैं? एजोनेंस। जब कॉन्सोनेंट की कोई वावल की आवाज रिपीट हो रही है तो उसे कॉन्सोनेंस कहते हैं। एलिट्रेशन होती है, एलिट्रेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक एजोनेंस और एक कॉन्सोनेंस। जब वावल रिपीट हो रहा हो तो उसे एजोनेंस कहते हैं, और जब कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा हो तो उसे कॉन्सोनेंस कहते हैं। आगे देखें जरा लाइन 9 एंड 10 में, द स्पीकर यूजेस एलिट्रेशन। ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ बिल्कुल ऊपर वाली लाइन में। इन द लाइन 10 व्हेन ही रिपीट्स हा साउंड, द हेवन एंड द हिल। ठीक है, अब ये देखें वो एजोनेंस है, एलिट्रेशन हो गई है। ठीक है, द स्टेटली शिप्स दैट गो टू देयर हेवन अंडर द हिल। अब हेवन, इधर भी हा साउंड है और इधर हिल में भी हा साउंड है। माइट बी अ मेटाफर फॉर द कॉफिन्स। ठीक है, गोइंग अंडर द हिल्स, कि वो, अब देखें कफन किसको कहते हैं? सिंपल इसको इस तरह कर लें कि कफन को कहते हैं। ठीक है, आप भी जब जमीन के नीचे जाते हैं, ठीक है, कफन पहन के जाते हैं, इसी तरह वो जहाज के लिए कह रहा है। ये मेटाफॉर भी हो सकता है। गोइंग अंडर द हिल साउंड्स a lot like going to the underground or be buried, जैसे कि वो दफन हो रहा हो। As stately or fancy as these ships might be, that doesn't make us want to be passenger, जैसा कि ये शिप जो हमें ये नहीं चाहते कि हम मुसाफिर रहें, क्योंकि लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। अब देखिए जरा लाइन 13 और 14 में, द स्पीकर रिपीट्स द लाइन 1 2 ऑलमोस्ट एग्जैक्टली अगेन अपोस्ट्रोफाइजिंग द सी। ठीक है, दोबारा वो अपोस्ट्रॉफी मैंने आपको बताया है कि मुखातब करने के लिए, किसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती है, और यहाँ पे ये बार बार कह रहा है तो इसने इसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल की है? अपोस्ट्रोफाइजिंग। देन इन द थर्ड स्टेंजा वी स्टार्ट द फिगर आउट वी वाई ही कांट टॉक, कि वो बात क्यों नहीं कर सकता। अब आगे देखें, इट इज बिकॉज हिज फ्रेंड्स वॉइस इज स्टिल, क्योंकि अब वो दोस्त की आवाज नहीं सुन सकता। जब दोस्त की आवाज वो नहीं सुन सकता तो उसे सारी चीजें क्या लगती है? मायूस लगती है। अब स्पीकर इज ऑल चोक्ड अपॉन ऑन द ग्रीफ। चोक का मतलब होता है दम घुटना। ठीक है, दैट ही डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस। ठीक है, वो घुटन महसूस कर रहा है, उसे लगता है कि उसका अंदर वीरान है और उसे दुनिया की रौनकें भी मजा नहीं दे रही, समंदर की लहरें भी उसे मजा नहीं दे रही, खेलते हुए बच्चे फिशरमैन के बेटी बेटा भी खेलते हुए उसे मजा नहीं दे रहे। ठीक है, और इसी तरह जो मलाह है उसका बेटा भी, उसे वो बचपन को देख के लोगों को बचपन याद आता है, उसे कोई भी चीज मजा नहीं दे रही, जैसे वो घुटन महसूस कर रहा है। अब इसी तरह देखें लाइंस 3 4, द स्पीकर यूजेस अ स्निक्ड की। स्निक्ड की ऐसी चीज होता है, ऐसे स्पीच ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जब आप एक पार्ट के थ्रू क्या करते हैं? एक पूरी चीज के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने ऊपर एग्जाम्पल, आई गॉट अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स। अब सेट ऑफ व्हील्स, गाड़ी के दो जोड़े जोड़े तो होते हैं व्हीलों के, लेकिन यहाँ पे वो बताना क्या चाह रहा है? गाड़ी। उसने नाम गाड़ी के एक पार्ट का लिया है। इसी तरह अगर आप में से कभी कोई न्यूज़पेपर पढ़ता हो तो कहते हैं इस्लामाबाद अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी टुडे।
अब इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा है और इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। जब कोई कहता है इस्लामाबाद अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी टुडे, इसका मतलब है पाकिस्तान ने एक नई पॉलिसी बताई है, ठीक है? तो ये देखें, इधर इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान के बारे में बता रहा है और इधर न्यू व्हील, सेट ऑफ न्यू व्हील्स पूरी गाड़ी के बारे में बता रहा है। अब इसको जरा समझने की कोशिश करें। द स्पीकर यूजेस स्निक्ड की आर सब्स्टिट्यूटिंग अ पार्ट ऑफ समथिंग फॉर द होल थिंग। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है कि आप किसी एक पार्ट का नाम लेते हैं बजाय इसके कि पूरी चीज का नाम लें। व्हेन ही विशेस दैट हिज टंग कुड अटर, जब वो ये ख्वाहिश करता है कि उसकी जबान काश बोल पाती, बिकॉज ये योर टंग इज द पार्ट दैट डज द स्पीकिंग। क्योंकि वो, अब देखिए, जबान तो सिर्फ ऐसा पार्ट है जो बोलता है, लेकिन उसके लिए एहसासात, जज्बात, ख्यालात, ये सारी चीजें, माहौल, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब वो किस चीज को, टंग किस चीज को बता रही है? टंग क्या है? स्निक्ड की है, उसने सिर्फ बात टंग पे कर दी। बट नॉट ऑन इट्स ओन, unless you are talking in your sleep or something। ठीक है, देखें, जब तक आप बात नहीं करेंगे जबान की क्या जरूरत कि वो हिले। ठीक है, द स्पीकर यूजेस मेटाफर व्हेन ही सेज दैट his thoughts arise since thoughts don't literally move around। ठीक है, तो कहता है अराइज। अब देखिए, मेटाफर किस चीज का है कि उसके ख्यालात उभर रहे हैं, उभर के आ रहे हैं। सेज दैट ही हिज थॉट्स अराइज सिंस द थॉट्स डोंट लिटरली मूव अराउंड, लेकिन क्या है कि वो इर्द गिर्द उसके कुछ जज्बात हैं ही नहीं। लाइन फिफ्थ और सिक्स में देखते हैं, द फिशरमैन्स बॉय इज शाउटिंग बट वी डोंट नो व्हाट ही इज सेइंग। ठीक है, वो शाउट तो कर रहा है, हमें ये नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। इट मे बी अटर नॉनसेंस एज ही इज प्लेइंग विद हिज सिस्टर। ये भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसी चवल मार रहे हो बच्चे जिसकी वजह से शायर को ख्यालात में, सोचने में थोड़ी सी तंगी आ रही है, जिस वजह से उसे वो पसंद नहीं आ रहे। द ओ, ये जो ओ है, दैट opens द लाइन इज जस्ट एज एम्प्टी ऑफ मीनिंग एज द शाउट्स ऑफ द बॉय। तो इसका क्या मतलब होता है जब उसने ओ कर दिया? अब देखें, ओ ऐसी चीज है, आप किसी अच्छे मौके पे भी कर सकते हैं, आप किसी उदासी के मौके पर भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट देख रहे हैं, अगर आपके क्रिकेटर ने छक्का मार दिया, आप कहते हैं ओ। लेकिन अगर यही आप सुनते हैं, अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप कहते हैं ओह। ठीक है, तो ये किस पे? एम्प्टी स्पेस छोड़ता है हमें सिचुएशन देखने के लिए। अब ये राइटर ने हमें नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं पता कि वो बच्चे क्या बोल रहे हैं। लाइन सेवंथ और एट्थ, द सेलर्स सॉन्ग इज लाइक वाइज विदाउट वर्ड्स। ठीक है, अब वो देखें, जो उसका बच्चा गा रहा है खलीज पे, तो सेलर्स का, तो उसके लिए भी वो विदाउट वर्ड है, वो भी नहीं पता वो कैसा है। We don't know what he is saying। Again, दोबारा वही बात, the speaker's O that opens the line is just a meaningless। दोबारा वही है, meaningless, कोई पता नहीं क्या बात हो रही है। It is it is as though the speaker is starting to wonder if utterances, shouts, songs are the poems। ठीक है, वो सारी चीजें इस्तेमाल कर रहा है लाने के लिए, लेकिन फिर ये क्या होता है, हमने खुद देखना है। हैव एनी मीनिंग एट ऑल। ठीक है, उसके लिए ये मीनिंग रखती हैं या नहीं, आपके लिए रखती हैं या नहीं। लेकिन उसके अंदर का माहौल जो है वो उदास है, तो वो अटरेंसेस सिर्फ बता रहा है, लिख रहा है। उसके बाद लाइन 12, देयर इज वाई द स्पीकर इज सो डाउन ऑन द utterances लाइक लेटली, इट इज बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड्स वॉइस दैट इज स्टिल। अब ये देखें, ऐसा ऐसा वो है कि जो आप गम के मौके पर ऐसी आवाज निकालते हैं। ठीक है, वॉइस इज स्टिल कि उसकी दोस्त की आवाज चली। अगेन ही इज यूजिंग स्निक्ड की by imagining that his friend's voice stands for the his friends who is dead। ठीक है, अब वो ऐसे कह रहा है कि जैसे उसका दोस्त अभी तक है और उसकी आवाज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है। आगे देखते हैं, आगे हैं वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स। पहला वर्ड है दाई। दाई के बारे में ये याद रखें, ये यू आर इन द आर्काइक इंग्लिश, ये पुरानी इंग्लिश में होता था। जैसे हमारे पास दो चीजें हैं, एक आप है और एक तुम है। यू को हम आप के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तुम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुरानी इंग्लिश में दी इसी तरह तुम के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो आजकल ये यू से रिप्लेस कर दिया गया है। जैसे हम तुम और आप का, हमारे पास आजकल सिर्फ यू है, लेकिन वो इनफॉर्मल इंग्लिश में जब पहली इंग्लिश बोली जाती थी, जब हम उन्होंने किसी को तुम कहना होता था आप की बजाय, तो वो
ये दी बोलते थे। अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या है, यूअर, यूअर्स, दाइन। ठीक है, ये दाइन भी उसी दाई से निकला है। बे किसको कहते हैं, खलीज को कहते हैं, और इसके सिनोनिम क्या, इनलेट, कोव, हार्बर, गल्फ। ठीक है। स्टेटली का क्या मतलब होता है, मेजेस्टिक, शानदार, जो बहुत बड़ी चीज़ें होती है, मेजेस्टिक है, ग्रैंड है, अजीम है, एलिगेंट है, रीगल है, इम्पोजिंग है, डिग्निफाइड है। हेवन किसको कहते हैं, अ प्लेस ऑफ सेफ्टी आर रिफ्यूज। रिफ्यूज पनाहगाह को कहते हैं, सेंचुरी, शेल्टर, असाइलम, हार्बर, सेफ हाउस, ये सारी एक जैसे सिनोनिम्स हैं। क्रैग किसको कहते हैं, चट्टान को कहते हैं, रॉक, क्लिफ, बोल्डर, आउटक्रॉप। ठीक है, ये सारे क्या है, सिनोनिम्स हैं। टेंडर, टेंडर किसको कहते हैं, जेंटल को, नाजुक को, सॉफ्ट, डेलिकेट, सेंसिटिव, लविंग, केयरफुल। अब उसके बाद है क्वेश्चन और आंसर्स। तो सबसे पहले तो हम जरा ये प्री रीडिंग क्वेश्चंस देखते हैं। गेस व्हाट द पोएम इज अबाउट। गेस व्हाट द पोएम इज अबाउट। द पोएम इज लाइकली अबाउट मिसिंग समवंस और समथिंग। जाहिर सी बात है, पोएट ने लिखी इस वजह से कि उसका दोस्त उससे चला गया है। उसके बाद है सेकंड, फीलिंग सैड अबाउट द पास्ट। माजी के बारे में वो सोच के, जाहिर सी बात है उसका दोस्त चला गया है तो वो उन्हीं यादों में है। कंपेयरिंग काम नेचर एंड ट्रबल्ड इमोशंस। जाहिर सी बात है वो फिर इन चीज़ों का कंपेयर भी कर रहा है कि वो बात करना तो चाहता है लेकिन फिर भी वो कर नहीं पा रहा, जज्बात वो अपने बयान करना चाह रहा है लेकिन अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे। उसके बाद है स्पेकुलेट ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम। उसके बारे में उसके स्पेकुलेट करें तो ये भी हो सकता था कि सैडनेस बाय द सी। ठीक है, लास्ट हैप्पीनेस, द पास्ट इज गॉन, द वेव्स ऑफ सारो। ये क्या है, स्पेकुलेशन है उस पे। अब while reading question, skim for the main idea. The poem Break, Break, Break by Alfred Lord Tennyson expresses sorrow and longing for a lost loved one. ब्रेक ब्रेक जो पोएम है ये किसी दोस्त के बिछड़े जाने पे लिखी गई है, कि जिस पे शायर अपना गम और दुख का इजहार कर रहा है। इट इट कंट्रास्ट द नेचर पीसफुलनेस विद ह्यूमन इमोशनल टर्मोइल। टर्मोइल कहते हैं कयास को, जब आपके अंदर का माहौल, आपके अंदर का जो निज़ाम है वो क्या हो, डिस्पर्स्ड हो, केओस में हो। द स्पीकर यर्न्स फॉर द पास्ट, और जो शायर है वो क्या कर रहा है, अपने माजी के बारे में सोच रहा है। स्कैन फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देखते हैं। द पोएम सेटिंग इज बाय द सी। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वो चट्टानों पे आके जो वेव्स टकरा रही हैं। वेयर द स्पीकर लॉन्ग्स फॉर अ वेनिश्ड लव्ड वन, और ये ऐसी जगह है जहाँ पे बार बार लहरें आके समंदर के किनारे चट्टान से लग रही हैं, और शायर वहाँ पे बैठा हुआ है और अपने बिछड़े हुए दोस्त जिसकी डेथ हो गई उसके बारे में सोच रहा है। हैप्पी मोमेंट्स ऑफ अदर्स, फिशरमैन बॉय, सेलर लेड कंट्रास्ट विद द स्पीकर सारो। अब ये जो फिशरमैन का बेटा है या फिर सेलर का लड़का है, मलाह का, वो तो खुश है लेकिन इसके अंदर का माहौल जो है वो क्या है, उदास है। द पास्ट कैन नॉट रिटर्न, तो इसलिए लिखी गई है कि माजी को वापस नहीं लाया जा सकता। कहते हैं ना कि गुजरी को तो घोड़े भी नहीं मिल सकते। ठीक है, तो इसलिए पास्ट से निकल आना पड़ता है। यही वजह है कि मेरे ख्याल में हमारी शरीयत भी इस वजह से कहती है 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि लाइफ को आगे लेके जाना है। समराइज आर द पैराफ्रेज। द पोएम लेमेंट्स आर मोन्स। लेमेंट्स और मोन्स का मतलब होता है मातम करना, सोग मनाना। अ लास्ट लव्ड वन, कि किसी एक करीबी के बिछड़ने पे मातम है या दुख का इजहार है। कंट्रास्टिंग द नेचर्स ट्रैंक्विलिटी एंड द पीस, और नेचर की जो ट्रैंक्विलिटी है ये इनर पीस को कहते हैं। ठीक है, लोग देखें समंदर पे कितने पैसे भर के जाते हैं लेकिन शायर को वही चीज़ पसंद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि कंट्रास्ट आ रहा है नेचर के साथ। वो नेचर के साथ नहीं चल रहा, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि उसका दोस्त चला गया, वो माजी में रह रहा है। एंड द इनर टर्मोइल क्यास, के अंदर की किसको, बेतरतीबी को, जो उसके बेख्याली पैदा हुई है, जो बेतरतीबी पैदा हुई है, जो गमगीन वो हुआ है। ठीक है, उससे वो उसी में है और वो नेचर के साथ नहीं चल रहा। द स्पीकर नोस्टैल्जिकली यर्न। नोस्टैल्जिकली का मतलब होता है माजी में रहते हुए। यर्न्स, ख्वाहिश करता है, फॉर हैप्पी मेमोरीज, और वो अपने उस दोस्त को वापस लाना चाहता है कि उस दोस्त के साथ वो अपना दोबारा वो खुशी भरे लम्हात गुजार सके। द पास्ट इज इरिट्रीवेबल और इरिवर्सेबल, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो माजी होता है ये दोबारा वापस नहीं आ सकता।
डिस्कस माइंड पिक्चर ऑफ द पोम। अब डिस्कस द माइंड पिक्चर ऑफ द पोएम। अब देखें जरा, अ स्ट्रांग कोस्ट लाइन विद द कोल्ड ग्रे स्टोन एंड क्रैशिंग वेव्स ब्रिंग फीलिंग्स ऑफ द लोनलीनेस। ठीक है, ये वही इन्वायरमेंट बताना है कि चट्टान के साथ आके लहरें टकरा रही हैं और कोल्ड ग्रे हैं स्टोन्स और बार बार लहरें टकरा रही हैं। हैप्पी चिल्ड्रन प्लेइंग एंड सीरीन सेलिंग शिप्स कंट्रास्ट विद द स्पीकर सारो। ये सारे खुशी भरे लम्हात उसके अंदर के गम को कंट्रास्ट करते हैं, तजाद में आते हैं। लॉन्गिंग फॉर द लास्ट लव्ड वन डोमिनेट्स। और लॉन्गिंग क्या है? दोस्त के बारे में सोचना, उसके बारे में ख्याल करना, ये शायर पे जो है वो गालिब आता है और वो उसे दुनिया की रंगीन या मज़ा नहीं दे रहे। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन देखें ज़रा, व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे? द पोएट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन मीन्स द जेंटल ब्यूटी ऑफ द पास्ट टाइम। जब उसने अपने दोस्त के साथ खुशियों भरे लम्हे गुजारे। आर द डेलिकेट चार्म ऑफ द बाईगॉन डे, या वो फिर गुजरे हुए दिनों की वो नज़ाकत जो जा चुकी है। when saying the tender grace of the day, जब वो दोस्त के साथ टाइम गुजारता था, he is referring to a happy memory or the moment from the past। वो माजी में अपने एक खुश ख्याल लम्हे को याद कर रहा है। अ टाइम ऑफ इनोसेंस लव और जॉय, जो खुशी, मासूमियत और मोहब्बत का लम्हा था। दिस फ्रेज हाईलाइट्स द स्पीकर्स नोस्टैल्जिया, कि वो राइटर का बता रहा है कि वो माजी में रहता है। एंड लॉन्गिंग फॉर एन इर्रिट्रीवेबल पास्ट विद हिज फ्रेंड, और वो एक ऐसे माजी को याद कर रहा है जो दोबारा वापस नहीं आ सकता। आंसर द फॉलोइंग। अब ये वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है। एनालाइज द स्पीकर्स पर्सपेक्टिव इन द पोम। द स्पीकर इज मेलनकोलिक, मेलनकोलिक कहते हैं अफसुर्दा को। नॉस्टैल्जिक, जो माजी में रहता हो। एंड यर्निंग फॉर अ लास्ट लव्ड वन, और यर्न का मतलब होता है ख्वाहिश करना। ठीक है, जो स्पीकर है वो उदास है, माजी में रह रहा है और अपने खोए हुए दोस्त को जिसकी डेथ हो गई है उसके बारे में ख्वाहिश कर रहा है कि वो वापस आ जाए। दे कंट्रास्ट देयर सारो विद द हैप्पीनेस ऑफ द अदर्स नेचर्स एंड ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी किसको कहते हैं? सुकून को, पीस को कहते हैं। लेकिन अब वो जो इसका ये गम है उसके बारे में सोच रहा है, उसे कुदरत की जो सुकून की और चीज़ें हैं वो भी उसे मज़ा नहीं दे रही। Who is to whom is the poem addressed? The poem is addressed to the sea। वो वेव से बैठ के बात कर रहा था। Symbolizing the vast, unresponsive and eternal। ठीक है, समंदर क्या है? अब जब तब भी तारीख पढ़ना, ये इटरनल है, ये रहेगा और ये है। और वो अनरेस्पॉन्सिव है, समंदर से बात कर रहा है, समंदर ने उसको बात करके जवाब दे के क्या करना है। वेस्ट बहुत ज़्यादा वसी है। कमेंट ऑन द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ रेपिटेशन इन द पोम। ठीक है, द रेपिटेशन ऑफ ब्रेक 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 क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। ठीक है, अब ये अर्जेंसी की, अर्जेंसी कैसे है? ऐसी कैफियत के जो बिल्कुल लाजम हो जाए करना। emphasizing the speaker's emotional turmoil and the relentless passage of time। ठीक है, अब ये ऐसे बार बार इसकी रेपिटेशन बताती है कि वो कितना ज़्यादा अजियत में है, उसके अंदर का माहौल इमोशनल टर्मोइल को कितना जज्बाती तौर पर बेतरतीबी का शिकार है। और रिलेंटलेस पैसेज ऑफ द टाइम, और उसके बाद वो उसका जो टाइम है वो भी पछतावे में गुजर रहा है, वो उसको गुजार नहीं पा रहा सही तरीके से। How do you analyze feeling of the poet in the first two lines? The opening lines convey despair, frustration, and longing. The speaker's emotions are pent up, seeking expression। पहली दो लाइनों को देख लें, ब्रेक 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 जब वो कहता है, ठीक है, उससे ये कोई भी चीज़ मज़ा नहीं दे रही। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द personification in the poem। The sea is personified as unresponsive, emphasizing its indifference to the human suffering। ठीक है, अब ये जो पर्सोनिफाइड क्या होता है? जब आप बेजान चीज़ को क्या कर देते हैं, जानदार की खसूसियत दे देते हैं, तो इसको क्या किया गया? पर्सोनिफाइड किया गया है। और वो अनरेस्पॉन्सिव, वो जवाब नहीं दे रहा। इनडिफरेंस कहते हैं बेनियाज को, किसी को आप कोई बात करें उसे फ़र्क भी ना पड़ता, उसे कहते हैं ही वॉज एन इनडिफरेंस पर्सन। ठीक है, जो ह्यूमन सफरिंग, और उसे इंसान की अजियतों से, तकलीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ इज द पोएम a juxtaposition of the transience and the permanence? अब देखते हैं, the poem juxtaposes the transience of human life and emotions with the permanence of nature, the sea or the stones. ठीक है, this contrast highlights the speaker's mortality and loss. अब देखें, ट्रांजियंस क्या है? जो तब्दीली है, ठीक है, जो तब्दीली है ये आपने लाइफ में हमेशा एक्सेप्ट करनी। ओनली द चेंज इज परमानेंट इन दिस टेम्परेरी वर्ल्ड। दुनिया में हर चीज फानी है, तब्दीली को कोई भी जीवाल नहीं है। और इकबाल ने भी यही कहा था कि सकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगैर को है ज़माने में। सबात का मतलब होता है जो चीज़ परमानेंट हो, शब्द हो गई हो, ठीक है। तो इसलिए जो नेचर होती है इसके साथ आपने फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है नेचर के साथ, नेचर जो भी कर रही है। 7 देखें, कमेंट ऑन द इमेज एंड सिंबल्स यूज्ड इन द पोम। सी को देखें, किस चीज़ को बता रहा है? इटर्निटी को बता रहा है, इनडिफरेंस को, बेनियाज। उसे इंसान अपना दुख सुना रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इटर्निटी का मतलब है जो लॉन्ग लास्टिंग हो, हमेशा रहने वाली चीज़ हो। स्टोन्स को देखें, कोल्डनेस है, परमानेंस है, और पत्थर भी हमेशा ही रहेंगे। कोल्डनेस का मतलब क्या है? उनके कोई जज्बात नहीं है, ना वो उस शायर को सुन रहे हैं। शिप्स को देखें, जर्नी है, टाइम है, पैसेज ऑफ द टाइम है। इसका मतलब है कि वो कहते हैं ना कि कोई ताल्लुक सदा नहीं रहता, कोई मंज़र सदा नहीं रहता, हर ताल्लुक मुसाफिराना है। आप एक कश्ती पे क्रास हैं और आपका हर ताल्लुक ऐसे है कि जैसे साथ गुजरती हुई कश्ती, कि आपने बस ये लम्हा है गुजर जाना है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये इसका पैसेज ऑफ टाइम में बता रहे हैं कि टाइम कैसे कैसे गुजर रहेगा और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। फिशरमैन्स बॉय एंड द सेलर लैड, हैप्पीनेस एंड द इनोसेंस, कि वो खुश हैं और वो मासूम हैं। दीज इमेज सिम्बलाइज द ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड द स्पीकर्स इमोशनल स्टेट, कि किस तरह से ह्यूमन के साथ सिंबलाइज किया गया और उसके अंदरूनी ख्यालात कैसे हैं शायर के। इवेलुएट एज टू वेयर आर द शिप्स गोइंग, ठीक है। द शिप्स सेल टू देयर हेवन अंडर द हिल, ठीक है, वो अपनी पनाहगाहों तक जा रहे हैं। सिंबलाइजिंग अ सेफ पीसफुल डेस्टिनेशन कंट्रास्टिंग विद द स्पीकर्स इन द टर्मोइल। तो कहता है कि ये जो जहाज जा रहे हैं ये तो जा रहे हैं एक सेफ जगह पे पहुंच जाएंगे। अगर ये भी मुझे दोस्त के पास ले जाते तो मैं भी चला जाता, लेकिन उसे पता है कि वो भी उसे दोस्त के साथ पास नहीं ले जा सकते। द शिप्स रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशन फ्रॉम द लाइफ स्ट्रगल्स टू कामनेस, ठीक है। अब शिप्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रॉम द लाइफ स्ट्रगल टू द कामनेस, के ये सुकून भी होता है दुनिया में कि वो अपने काम से काम रखें, बस वो आहिस्ता से गुजर रहे हैं। एम्फसाइजिंग द स्पीकर्स लॉन्गिंग फॉर पीस, और इस चीज पे जोर दिया गया है कि कैसे उसकी अपनी फीलिंग है शायर की, सुकून की, और शकूर उसको भी सुकून फील करना चाहिए। क्रिटिकली इवेल्युएट द पोएट्स नोशन ऑफ नेवर कमिंग बैक, ठीक है। द पोएट्स नोशन, नोशन कहते हैं इशारे को, एम्फसाइजेस इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द टाइम एंड द लॉस, कि वो बता रहा है कि कभी भी गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। हाईलाइटिंग द लॉन्गिंग परमानेंस ऑफ लॉस एंड अर्जेंसी, कि उसका ये जो नुकसान है ये परमानेंट है, इसका इजाला नहीं हो सकता, उसका दोस्त वापस नहीं आ सकता। आइडेंटिफाई personification, metaphors, anaphora, hyperbole, alliteration, refrain, symbolism in the poem. पर्सोनिफिकेशन क्या है? ओ सी, जब वो उसको एड्रेस कर रहा है, ठीक है। मेटाफर्स क्या है? ब्रेक ब्रेक ब्रेक, कंपेयरिंग इमोशन टू द वेव्स। अब ये जो चट्टाने हैं जिसको वो कह रहा है तोड़ो तोड़ो, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि हाँ मेरे जज्बात को के साथ खेलो, ठीक है, इमोशंस की बात हो रही है। हेवन अंडर द हिल, कंपेयरिंग सेफ्टी टू द शेल्टर प्लेस, ठीक है, कंपेयरिंग सेफ्टी के तहफ़्फ़ुज़ को किससे? पनाहगाह से। उस हेवन किसको? पनाहगाह से उसको इस्तारतन यूज़ किया गया है। एनाफोरा क्या है? रिपीटिंग, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, एम्फसाइजिंग द अर्जेंसी। एनाफोरा का मकसद यही होता है कि बार बार एक चीज़ को कहना ताकि उस पे अहमियत हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आई लव यू सो मच, लेकिन आप किसी को कहते हैं आई लव यू सो 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 मच, तो इसका क्या मतलब होता है? आप एम्फसाइज कर रहे हैं, अब वो सो का मीनिंग वही रह जाता है। हाइपरबोले क्या मतलब होता है? एग्जैजरेटिंग द इमोशंस थ्रू द रेपिटेशन,
ठीक है। एग्जेजरेशन क्या होती है? जब आप चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, जब आप अपने नए नवेले महबूब के साथ वादे कर रहे होते हैं, तू कहेगा तो तारे तोड़ के लाऊंगा, तू कहेगा तो ये कर दूंगा। या फिर जब अम्मा का जूते बच्चों को पढ़ते हैं कि अम्मा कहती है मैंने 1000 दफ़ा तुम लोगों को ये बात की है कि ये ना किया करो। अब लिटरली तो उसने 1000 दफ़ा नहीं कहा होता। ठीक है, तो इसको बढ़ाने चढ़ाने को क्या बोलते हैं? हाइपरबोले। तो ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो ये भी उसने हाइपरबोले के तौर पे यूज किया है। एलिट्रेशन क्या होती है? साउंड्स इन द शाउट्स एंड द सिस्टर क्रिएट म्यूजिकलिटी। ठीक है, साउंड्स में भी देखें, सिस्टर में भी देखें, सेम साउंड है। रिफ्रेन, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, रिपीटेड थ्रू आउट। ठीक है, कि ये पूरी पोएम को थ्रू आउट मुकम्मल ये रिपीट हुआ है बार बार। सिंबलिज्म, सी, ये ऊपर भी हम कर चुके हैं। सी इटर्निटी और इंडिफरेंस को सिंबलाइज करता है। स्टोन कोल्डनेस और परमानेंस को करते हैं। शिप्स जर्नी ऑफ पैसेज ऑफ द टाइम को करते हैं। फिशरमैन्स बॉय एंड द सेलर, ये पहले पहले क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंजैम्बमेंट किसको कहते हैं? सेंटेंसेस फ्लोइंग इनटू द नेक्स्ट लाइन। जब शायर कोई पोएम लिखता है और एक लाइन के एंड पे ना तो वो कॉमा डालता है, ना फुल स्टॉप डालता है, कुछ भी नहीं डालता, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन आप पढ़ेंगे तभी इसका उसके साथ मीनिंग कंप्लीट होगा। तो इसको कहते हैं इंजैम्बमेंट। इमेजरी क्या है? विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोल्ड ग्रे स्टोन, इमेज बना के पेश कर रहा है। शाउट्स विद हिज सिस्टर, कि वो अपनी सिस्टर के साथ चीख रहा है, ये क्या है? इमेजरी है। उसके बाद देखते हैं the correct answer. What is the phrase that suggests the poet's inability to express his grief? Never come back. ठीक है, ये है। What is the fisherman's boy doing? वो क्या कर रहा है? Shouting with his sister at play. What are the phrases that signify the sense of loss in the third stanza? Vanished hand and was that is still. जब आप stanzas को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस में क्या यूज हुआ है। अब ये भी एक पोएम है, ठीक है, फेयरवेल, इसको हल्का सा पढ़ लेते हैं। द फेयरवेल, फ्लो डाउन कोल्ड रिवुलेट टू द सी। अब ये एक नदी को कह रहा है, ठीक है, रेवलेट स्ट्रीम या ब्रूक, ब्रूक चश्मे को कहते हैं, स्ट्रीम नदी को कहते हैं, कि जाओ जाओ बहते हुए जाके समंदर में गिरो, क्योंकि जितने चश्मे तालाब जो भी हैं दरिया, ये दोबारा समंदर में जाके गिरते हैं। दाई ट्राइब्यूट वेव डिलीवर, ट्राइब्यूट कहते हैं अप्रिसिएशन को, तुम्हारी ये जो रेस्पेक्टेड लहरें हैं ये डिलीवर करती हैं, तकसीम करती हैं। नो मोर बाय दी माई स्टेप शेल बी, कि ये बता रही हैं कि एक वक्त आएगा जब मैं भी नहीं हूँगा, मेरे भी इसके ऊपर जो वेव आती है समंदर के किनारे, अगर आप कभी गए हों रेत पे, आप अपने पाँव रखें आपके निशान पड़ जाते हैं, लेकिन जब दूसरी वेव आती है तो वो चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो नहीं रहने वाले। नो मोर बाय दी माई स्टेप शेल बी, मेरे भी ये जो पाँव के निशान हैं तुम्हारे करीब नहीं रहेंगे। फॉर एवर एंड फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। फ्लो फ्लो, बहो बहो, सॉफ्टली फ्लो, आहिस्तगी से, आहिस्ता से बहो, नरमी से बहो, बाय द लर्न एंड द ली, सब्जाजारों और चरागाहों से। ए रिवलेट देन अ रिवर, पहले एक नदी बनो फिर एक दरिया बनो। नो वेयर बाय दी शेल माई स्टेप बी, लेकिन तुम्हारे करीब मेरे ये पाँव के निशान नहीं रहेंगे। फॉर एवर एंड फॉर एवर, हमेशा के लिए चले जाएंगे। बट देयर विल साई दाइन एल्डर ट्री, साई कहते हैं ठंडी आह भरने को। बट हेयर विल साई दाइन एल्डर ट्री, लेकिन ये जो पुराना दरख्त है, एंड हेयर दाइन एस्पन शिवर, हेयर विल साई दाइन एल्डर ट्री, लेकिन वो जो पुराने दरख्त पुराना दरख्त है उसकी ठंडी आह, एंड हेयर दाइन एस्बन शिवर, एस्बन कहते हैं क्विवरिंग को, शिवर, ठीक है, कि उसके कांपते हुए पत्ते या गिरते हुए पत्ते। एंड हेयर बी दी विल हम ऑफ द बी, और फिर इसी तरह मक्खियाँ, ये वही रूटीन बता रहा है कि ये फॉर एवर एंड फॉर एवर ये हमेशा रहेंगे। मैं तो चला जाऊंगा, ये दरख्त भी इधर रहेगा, मक्खियाँ भी आती रहेंगी, ये सारा कुछ इधर रहेगा। अ थाउजेंड सन्स विल स्ट्रीम ऑन दी, ठीक है, थाउजेंड सन्स का क्या मतलब है? हजारों दिन सूरज तुम पे चमकेगा। अ थाउजेंड मून्स विल क्विवर, और इसी तरह हजारों रातों के चांद भी तुम पे आएंगे। बट नॉट बी बट नॉट बाय दी,
माई स्टेप शैल बी, लेकिन मेरे कदम तुम्हारे साथ नहीं होंगे, ये चले जाएंगे फॉर एवर एंड फॉर एवर। ये भी उसी तरह से मिलती जुलती है कि ये जो लाइफ है बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे नहीं रहेगा, सब ने चले जाना है। तो ये इंटरजेक्शन देखें ज़रा। इंटरजेक्शन क्या होती है? सडन फीलिंग्स होती हैं। एन इंटरजेक्शन इज द वर्ड और द फ्रेज दैट मेनली एक्सप्रेसेस स्पॉन्टेनियस आर द एब्रप्ट फीलिंग और इमोशंस। जो अब्रप्ट फीलिंग होती हैं, जो अचानक से आती हैं, और ये शो क्या करती हैं? हैप्पीनेस को शो करती हैं, सरप्राइज को, एंगर को, स्ट्रेस को। ठीक है, इम्पेशंस बेसब्री को, फ्राइट या डर को, या फिर हेड्रेट नफरत को। वाइल इंटरजेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ स्पीच बट दे आर ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट। ठीक है, पार्ट तो है ग्रामर का, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। आपको ये लफ्ज बोल दे तो पता चल जाता है कोई क्या बोलना चाह रहा है। वाओ, ओ, शूट, ओ, वो। ठीक है, ये सारे हैं तो क्या इंटरजेक्शन है, लेकिन आगे देखें, हम पढ़ें या ना पढ़ें, आपको एक सिचुएशन पता चल रही है। और एक बात याद रखें, ये जब हम इंटरजेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हम नेटिव स्पीकर नहीं है इंग्लिश के, हमारी मदर टंग नहीं है, ये हमारी मादरी जबान नहीं है, हमें पढ़ाए तो जा रहे हैं, लेकिन हमेशा इंसान जो सबसे ज्यादा अनइंटेंशनली जिस जबान में बोलता है वो अपनी मदर टंग में बोलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, आप जितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, जितनी अगली, अगर आप लर्नर हैं, आपकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, तो आप जितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, जब आपके पीछे कुत्ते पड़ेंगे आप आउच नहीं बोलेंगे, दुरफिट्टे मुंह बोलेंगे। ठीक है, तो हमेशा वो मदर टंग में ही चीजें अच्छी लगती है। इसी तरह जैसे कहा जाता है कि गाली और लतीफ़ा भी हमेशा अपनी मदर टंग में वो उसका सही मीनिंग फ़ील होता है। अब इंग्लिश में कोई गाली दे दे वो फ़ील तो होती है, लेकिन उस लेवल पे नहीं होती। इसी तरह लतीफ़े को भी अगर आपको नई लैंग्वेज में सुना दिया जाए तो उसका वो चार्म नहीं रहता। द पोएम ब्रेक 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 इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ इंटरजेक्शन। ठीक है, उसने सडन फीलिंग को, ओ सी, ये सारे उसमें इस्तेमाल की हुई हैं। द पावरफुल इमोशंस ऑफ लॉस इन दिस केस आर रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरजेक्शन। फॉर द इंस्टेंस, ओ सी, जब वो ओ सी कहता है समंदर को मुखातिब करके, द साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल। ठीक है, कि वो आवाज जो हमेशा के लिए खत्म हो गई है। अब देखिए आगे इंटरजेक्शन की टाइप्स हैं। प्राइमरी इंटरजेक्शन है। प्राइमरी इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और साउंड दैट कैन ओनली बी यूज्ड एज एन इंटरजेक्शन। तो इसका जिनका सिर्फ और सिर्फ बेसिक पर्पस ही यही है, बाकी वो कहीं पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। आगे आप देखेंगे कुछ वर्ब्स हैं, कुछ नाउन्स हैं, कुछ एडजेक्टिव्स हैं, वो तो हम एज एन इंटरजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो हैं तो एडजेक्टिव या दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन वो यूज एज एन इंटरजेक्शन होते हैं। लेकिन ये जो प्राइमरी है ये सिर्फ और सिर्फ एज एन इंटरजेक्शन यूज होते हैं। अब देखें, प्राइमरी इंटरजेक्शंस डू नॉट हैव अल्टरनेटिव मीनिंग, और इनके मीनिंग भी चेंज नहीं हो सकते, एंड कैंट फंक्शन एज एन अदर पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, और ये दूसरे की तरह फंक्शन भी नहीं कर सकते कि नाउन, प्रोनाउन या वर्ब एडजेक्टिव की तरह। देखें, प्राइमरी इंटरजेक्शंस आर टिपिकली जस्ट साउंड्स, क्योंकि ये सिर्फ साउंड्स हैं विदाउट अ क्लियर एटिमोलॉजी, और जिसकी कोई, हमें एटिमोलॉजी कहते हैं किसी भी लफ्ज़ का तारीखी मुतालिया, जिसके तारीखी मुतालिया से हमें कोई पता नहीं चलता कि ये क्या है, बस ये साउंड्स है। एज सच, वाइल दे समटाइम्स हैव स्टैंडर्ड स्पेलिंग, कभी कभी उनके स्पेलिंग्स ऐसे हो सकते हैं, a single interjection may be written in a different ways। ठीक है, उनके स्पेलिंग में फर्क आ जाता है। ठीक है, लेकिन उनका मीनिंग एक ही रहता है। देखिए, अब इसमें यू एम और एच एम लिखा गया है, और अब ये इस तरह भी लिखे जा, स्पेलिंग में फर्क आ जाता है लेकिन उसका मीनिंग वो ही रहते हैं। एग्जांपल्स देखें, प्राइमरी इंटरजेक्शन इन अ सेंटेंस, ओह दैट्स डिस्गस्टिंग, आई थिंक दैट कुड वर्क। अब देखिए, ये आपने इंग्लिश की अगर कोई मूवीज वगैरह देखी हैं तो ये चीजें आपको मिली होंगी। वी वॉन द गेम, yippee। ठीक है, जैसे वाओ कहते हैं आप, ये yippee है। सेकेंडरी इंटरजेक्शन को देखते हैं जरा। सेकेंडरी इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट इज टिपिकली यूज्ड एज एन अदर पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, देखें ये हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, सच एज नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव दैट कैन बी यूज्ड एज एन इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन के तौर पे यूज होते हैं। अब देखें एग्जांपल, सेकेंडरी इंटरजेक्शन इन अ सेंटेंस, गुडनेस। अब देखें गुडनेस क्या है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है।
ठीक है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि कैसे बोला जा रहा है। अब गुडनेस दैट वाज अ क्लोज वन, अब ये गुडनेस यहाँ पे इंटरजेक्शन बना दिया गया है। अब इसी तरह शूट माई फ्लाइट हैज बीन कैंसर, अब शूट देखे वैसे तो वर्ब है, अब ये दुख बता तो रहा है वही, लेकिन ये उसने वर्ब को इस्तेमाल कर दिया। देखें, ऑसम, डू दैट ट्रिक अगेन, ऑसम, डू दैट ट्रिक अगेन, यह है तो एडजेक्टिव, ठीक है, तो कैसे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, एज एन इंटरजेक्शन। वॉलिटिव इंटरजेक्शन, वॉलिटिव का अगर इसके वर्ड का मीनिंग देखें तो ये जिस भी लैंग्वेज से आया इसका मतलब होता है विश या विल, ख्वाहिश को कहते हैं। अ वॉलिटिव इंटरजेक्शन इज यूज्ड टू गिव कमांड और मेक रिक्वेस्ट, किस चीज़ के लिए यूज होता है, कमांड या रिक्वेस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल द वॉलिटिव इंटरजेक्शन शश, ठीक है, इज यूज्ड टू कमांड समवन टू बी क्वाइट, ठीक है, ये आपने भी जनरली देखी होंगी, ये चीज़ें सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल वोलेटिव इंटरजेक्शन इन अ सेंटेंस, देखें, आई कैंट फोकस व्हेन यू आर सिंगिंग, ठीक है, किसी को चुप कराने के लिए। देखें, ये मैं प्रोनाउंस तो कर रहा हूँ लेकिन ये शायद मैं उनका सही हक अदा नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपको मैं उस तरह से फील नहीं करवा सकता, लेकिन होपफुली चीज़ें इजी हो रही हैं। पास मी एन इरेजर, ठीक है, अब देखें, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है, इमोटिव इमोशन से निकला है, ठीक है, इंटरजेक्शन। एन इमोटिव इंटरजेक्शन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इमोशन और इंडिकेट अ रिएक्शन टू समथिंग, ठीक है, इमोशन बताने के लिए या रिएक्शन क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल द इमोटिव इंटरजेक्शन ए इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डिसगस्ट, ठीक है, जब कोई काम इधर उधर गलत हो जाए, जब कोई आपको ऐसी बात कर दे कि आपका सर ही घूम जाए, तो आप कहते हैं डिसगस्टिंग, ठीक है, ए, उस पे ये बोलते हैं। कर्स वर्ड, ठीक है, बुरे अल्फाज या लानत वाले अल्फाज जिनको हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं। आल्सो कॉल्ड एक्सप्लीटिव्स, ठीक है, इनको एक्सप्लीटिव्स भी कहा जाता है। आर कॉमनली यूज्ड इन इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट एज इमोटिव इंटरजेक्शन टू एक्सप्रेस द फ्रस्ट्रेशन और एंगर, तो ये या तो किसी खजालत या गुस्से की हालत में ये यूज होते हैं। अब देखें एग्जांपल, ए, आई एम नॉट ईटिंग दैट, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, ठीक है, इमोशन बताए जा रहे हैं। ये, आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू, मैं बहुत खुश हूं तुम्हें, दिस एप्पल पाई इज डिलीशियस, ठीक है, ये जो सेब की बनी हुई पाई है ये बहुत लजीज है। अब आगे देखें जरा, कॉग्निटिव इंटरजेक्शन, कॉग्निटिव कहते हैं माइंड से रिलेटेड चीज को, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड। अ कॉग्निटिव इंटरजेक्शन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ थॉट और इंडिकेट अ थॉट प्रोसेस, ठीक है, कि सोच क्या रहा है इंसान था। फॉर एग्जांपल द कॉग्निटिव इंटरजेक्शन कैन एक्सप्रेस कंफ्यूजन और इंडिकेट द स्पीकर इज थिंकिंग। देखें, आप कभी भी कोई आपके साथ बैठा हो, कोई दोस्त, वो टेक्स्ट कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आप उसके साथ बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसकी जो कॉग्निशन है, उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो टेक्स्ट पे सर्फ हो रही है, ठीक है, वो आपको इस वजह से कह रहा है कि वो थिंकिंग प्रोसेस में है। इसी तरह देखें एग्जांपल, कॉग्निटिव इंटरजेक्शन इन अ सेंटेंस, कैन यू एक्सप्लेन इट वंस मोर, ठीक है, वाओ, इट आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट, यूरेका, आई हैव सॉल्व द पजल, कि मैंने पजल को सॉल्व कर लिया। आगे है ग्रीटिंग्स एंड पार्टिंग वर्ड्स, पार्टिंग का मतलब है खुदा हाफिज वाले अल्फाज, ग्रीटिंग मिलने वाले। ग्रीटिंग्स एंड पार्टिंग वर्ड्स फ्रेजेस आर इंटरजेक्शन यूज्ड टू एक्नॉलेज और वेलकम समवन और टू एक्सप्रेस गुड विशेस एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। जाहिर सी बात है, जब कोई आता है तो आप उसे कैसे अल्फाज देते हैं, जब वो जाने लगे तो आप उसके साथ दुआएं भेजते हैं, इनको ग्रीटिंग और पार्टिंग वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, greeting is a parting words phrase in a sentence. Hey, how's life? वे, जिंदगी कैसी जा रही है? देखिए, हेलो, इट्स गुड टू सी यू, आपको देख के खुशी हुई। बाय, सी यू लेटर, अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात होगी। सी यू सून, ड्राइव सेफ, कोई बंदा जा रहा है और आप कह रहे हैं बहुत जल्दी मुलाकात होती है, ठीक है, तो ये क्या है, ग्रीटिंग और पार्टिंग के लिए है। इंटरजेक्शन एंड पंक्चुएशन, अब देखें, हाउ एन इंटरजेक्शन इज पंक्चुएटेड डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट।
ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं। एंड द इंटेंसिटी ऑफ द इमोशंस आर थॉट बीइंग एक्सप्रेस्ड। अब देखें, एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड along with the interjections to emphasize the intensity of emotion, thought or demand. एक्सक्लेमेशन जो पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? जब वो थॉट्स, इमोशंस और डिमांड के बारे में बात की जा रही है। अब देखें, व्हेन द इमोशन और द थॉट बीइंग एक्सप्रेस्ड एज लेस एक्सट्रीम, जब कोई आप ऐसा जज्बात या ख्यालात बता रहे हैं जिसकी शिद्दत कम है, एन इंटरजेक्शन कैन आल्सो बी फॉलोड बाय अ पीरियड। पीरियड का मतलब होता है फुल स्टॉप, कि आप उसके बाद फुल स्टॉप लगा सकते हैं। If an interjection is used to express uncertainty or to ask a question, it should be followed by a question mark. ठीक है, अगर बात पूरी हो गई है तो वो किस चीज से, पीरियड या फुल स्टॉप से होगा, या फिर इस पे किसी में गैर यकीनी है, कोई बात आप कंफर्म करना चाह रहे हैं तो उस पे क्या करना है? क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल देखिए, ओह आई डोंट नो, नहीं मुझे तो नहीं पता। वी हैव जस्ट वन द लॉटरी, हुर्रे। ठीक है, ये देखें सेमीकोलन। अब देखें आगे, देखें क्वेश्चन, आर यू डन? ठीक है, अब ये एज अ क्वेश्चन यूज हो रहा है तो आगे उसने क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया है। When an interjection is used as part of sentence, it should be set off from the rest of the sentence using commas. कभी भी जब interjection को पार्ट ऑफ सेंटेंस बनाएं तो कहते हैं उसको अलहदा रखें और कामा या उससे सेपरेट करें ताकि पता चले आप उसको एज एन इंटरजेक्शन यूज कर रहे हैं। एग्जांपल देखें, हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस, कि हम ये कैसे करने जा रहे हैं। ठीक है, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग लेक्चर इंडीड। देखिए इंडीड को उसने अब कैसे एज एन इंटरजेक्शन यूज किया है। दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग। अब देखें, इसको भी कामा और इधर भी कामा उससे सेपरेट किया है, कि कभी भी अगर इस्तेमाल करें कामे से उसे सेपरेट करें। इधर सेपरेट किया गया है और इधर ये सारे जितने भी यूज हुए हैं सेपरेट किए गए हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन एंड सर्कल इट। ये सारे किए हुए हैं। ठीक है, 5-7 सेकंड आप रोक के देख सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मजीद इनको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। समराइज द पोएम, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, हाईलाइट। अच्छा, ये जो 3 हैं ये दूसरी फाइल पे किए हुए हैं मैंने, देखते हैं ज़रा। समरी क्या है? ब्रेक 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 बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज ए लिरिकल पोम एक्सप्रेसिंग द स्पीकर्स प्रोफाउंड ग्रीफ एंड लॉन्गिंग। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, ग्रीफ गम, एंड लॉन्गिंग फॉर अ लास्ट लव्ड वंस, और अपने एक किसी बहुत ही करीबी गुजरे हुए इंसान के साथ उसका दुख है जो इस जहां से चला गया। द पोम कंट्रास्ट द स्पीकर्स सारो विद द जॉयफुल लाइव्स ऑफ द अदर। और जो पोएम है, जो नज्म है, उसमें तजाद पाया जाता है। बच्चे खेल रहे हैं, फिशरमैन का बच्चा गाना गा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर उदासी है। emphasizing the irreversibility of time, कि ये बता रहा है कि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। और इसके सैलिएंट पॉइंट्स देखें ज़रा। द स्पीकर्स इमोशनल टर्मोइल, ये उसके सीन कन्वेड थ्रू द रेपिटिशन। ठीक है, कि वो कितना उदास है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये बार बार बताया गया है इसके बारे में। सेकंड पॉइंट देखें, नोस्टैल्जिया फॉर द वेनिश पास्ट एंड लव्ड वंस, कि उसका कोई दोस्त बिछड़ गया है और वो नोस्टैल्जिक है, वो माजी में रह रहा है, वो उससे निकलना नहीं चाह रहा उस सदमे से। कंट्रास्ट बिटवीन द स्पीकर सारो एंड द अदर्स जाय, फिशरमैन बॉय और सेलर। इसके अंदर का जो माहौल है वो वीरान है। ठीक है, कोई वीरान से वीरानी है जिसने इसको घेरा हुआ है दोस्त के गम ने, और फिशरमैन बॉय वो खेल रहे हैं, कह के लगा रहे हैं। यर्निंग फॉर द लास्ट मोमेंट दैट कैन नॉट रिटर्न, माजी में, माजी के ऐसे लम्हे को वापस लाने की ख्वाहिश जो कभी वापस नहीं आ सकती। द सी सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ इटर्निटी, ट्रांजिएंस एंड द सबकॉन्शियस, कि समंदर को इससे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में जितने बड़े लोग भी गुजर जाएं, समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। बी को देखें जरा, इसका थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोएम इज irreconcilable irreconcilable nature of the loss and the grief, emphasizing that some moments can never be recaptured. Tennyson's thoughts on, देखें किसका है? impermanence, कि कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है। द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड। ठीक है, कि उसका दोस्त चला गया, विल नेवर कम बैक टू मी, और वो कभी वापस नहीं आएगा। लॉन्गिंग, किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ में मगन रहना। ठीक है,
फॉर द टच ऑफ द वेनिस्ड हैंड, वो मगन है उस चीज़ में कि वो दोस्त के साथ में हाथ मिलाता था, वो होता था मेरे पास। एंड द साउंड ऑफ द वेस्ट दैट इज स्टिल, और वो उसकी आवाज़ जो अब नहीं है। मेलनकॉली, अफसुर्दगी को कहते हैं। ब्रेक 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 इकोज द स्पीकर्स इमोशनल पेन, ठीक है, कि वो उसके जज्बाती दर्द की कैफियत। फिगरेटिव स्पीच को देखें, रेपिटिशन है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वीडियो को लेंथी करना चाहिए। इमेजरी भी हम पहले कर, विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर है, कोल्ड ग्रे स्टोन और फिशरमैन बॉय। सिंबलिज्म हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, समंदर किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, सी इटर्निटी और ट्रांजिएंस को कर रहा है। मेटाफर क्या है, सी वेव्स, ठीक है, इमोशंस के साथ। और ब्रेक 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 सजेस्टिंग इन वन और 1 to 12 लाइन। अब अगर आप इसको पढ़ते हैं, ये 2 या 3 दफ़ा ये यूज़ हुआ है, पहली लाइन में भी और 12th लाइन में भी। एलिट्रेशन देखिए, म्यूजिकल क्वालिटी है कि किस तरह से साउंड्स हुआ है। अब ये नीचे मैंने अंडरलाइन की हुई है, देखें, ब ब साउंड इसमें है, इसमें स साउंड है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, एड्रेसिंग द सी डायरेक्टली। एंजेममेंट, कौन कौन सी लाइन में, मिररिंग द ग्रीफ लाइन्स रन ऑन, ठीक है, ये लाइन देखें लिखी हुई है। हाइपरबोले क्या होता है, जब चीज़ों को एग्जेजरेट कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो ये थी हमारी वीडियो। होपफुली मैंने चीज़ें आपको आसान करके दी हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता हो, पहले वीडियोस में आप लोगों की कंप्लेन थी कि क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन किया करें। मैंने कोशिश की है, क्वेश्चन के आंसर भी उनको भी आसान करने की मैंने कोशिश की है। अगर चीज़ें आपके लिए मैंने आसान कर दी हूँ तो अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। और अगर आपको लगता है मज़ीद किस तरह से वीडियोस इम्प्रूव की जा सकती हैं, तो ऑलवेज़ वेलकम, वेलकम करता हूँ आइडियाज़ को, ज़रूर अपने आइडियाज़ दिया करें। थैंक यू सो मच।